वेलकम टू CEC गुरुकुल लाइव। देखिए, लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी पे डिस्कस किया था कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, और राजनीतिक सिद्धांत पर चर्चा करते वक्त राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा और राजनीतिक सिद्धांत का परंपरागत उपागम, आधुनिक उपागम, इस पर चर्चा करने के उपरांत एक छोटा सा इसका टॉपिक छूट गया था, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड इट्स रेलेवेंस। राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी क्या प्रासंगिकता है, या इसकी क्या उपयोगिता है, या यूँ समझिए इसका क्या महत्व है। आज हम लोग इसको ख़त्म करना चाहेंगे, इस टॉपिक को समझना चाहेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत की क्या प्रासंगिकता है, इसका क्या महत्व है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत की जो प्रासंगिकता है, जो इसका इम्पॉर्टेंस है, उसमें सबसे पहले हम लोग ये समझना चाहेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का सबसे पहला लक्ष्य होता है शांति स्थापना का लक्ष्य। किसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर शांति स्थापना के लक्ष्य को स्थापित किया जाए। दूसरा पहलू होगा इसका, राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से विकासशील देशों के उत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से हम लोग जितने भी विकासशील देश हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपने पढ़ा होगा कि जो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित देश हैं, ऑल द कंट्रीज हु आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, they are all basically developed countries, and all the countries who are situated in the southern hemisphere, they are basically representing a developing countries. वैश्विक स्तर पे वे सभी देश जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं उन्हें विकसित देश कहा जाता है, और जितने भी ज़्यादातर देश जो दक्षिण गोलार्ध में अवस्थित हैं उन्हें विकासशील देश कहा जाता है। और राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से विकासशील जो देश हैं उनके उत्थान का लक्ष्य भी स्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त तीसरा पहलू होगा राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से वैचारिक और विश्लेषणात्मक स्पष्टता प्राप्त करना, एक्वायरिंग कंप्लीट कंसेप्चुअल एनालिटिकल क्लैरिटी अबाउट डिफरेंट पॉलिटिकल कंसेप्ट्स। द फोर्थ पॉइंट विच वी ऑल विल डिस्कस कि ऐतिहासिक और तुलनात्मक समझ को हासिल करने की कोशिश की जाती है राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से, और इसके उपरांत राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है, जिससे राजनीतिक संरचनाओं का, यानी कि सरकारों को वैधता प्राप्त होती है और एक सरकारों का वैधीकरण होता है। और जो छठा बिंदु है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे, राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से बहुत सारे शक्तिशाली आंदोलनों को अपनी प्रेरणा प्राप्त होती है। पॉलिटिकल थ्योरी बिकम द ग्रेटेस्ट फोर्स बिहाइंड मैनी पॉलिटिकल मूवमेंट्स। तो इसी लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता पे। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता का पहला महत्व है शांति को स्थापित करना, टू एस्टैब्लिश अ गोल इन द वर्ल्ड। देखिए, राजनीति को मूल्य निरपेक्ष बनाने का, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में मूल्य निरपेक्षता की बात की गई थी, और राजनीति को मूल्य निरपेक्ष बनाने का परिणाम यह हुआ कि यह कहा जाने लगा कि जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिकों की तरह उन्हें तटस्थ रहना चाहिए, उन्हें केवल तथ्यों और आंकड़ों का मात्र वर्गीकरण और विश्लेषण करना चाहिए। ऐसा आधुनिक उपागम में कहा गया था, व्यवस्थावादी उपागम में कहा गया था, व्यवहारवादी उपागम में कहा गया था। और इनका कहना था कि हमें इस बात को कहने का कोई अधिकार नहीं है कि कौन सा पर्टिकुलर गवर्नेंस सिस्टम, कौन सी शासन प्रणाली अच्छी है और कौन सी बेकार। पर आप गौर कीजिएगा, साम्यवाद हो, नाजीवाद हो या फासिस्टवादी व्यवस्था ने जो मानव जाति के लिए चुनौती पैदा की थी, उससे निपटना भी बहुत ज़रूरी था। और इन व्यवस्थाओं के जो दुष्परिणाम हैं वो पूरे वैश्विक पटल पर जब सामने आए तो ये कहा गया कि देखिए, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, जो सिद्धांत शास्त्री है, उसको मूक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए, और उसके समक्ष जो आज वैश्विक समस्याएं हैं, वो समस्याएं जो किसी देश की शांति के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, जो ग्लोबल जस्टिस के लिए खतरा है, उनका किस तरीके से सॉल्यूशन किया जा सकता है, हल निकाला जा सकता है, उस पर भी उन्हें काम करना चाहिए। देखिए, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपको याद होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन भी नाजी उत्पीड़न का शिकार रह चुके थे हिटलर के समय में, और उन्हें अपना देश छोड़कर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी थी। और देखिए, मूल्य निरपेक्षता पर एक बहुत ही सटीक टिप्पणी है जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। उनका कहना था कि यदि कोई व्यक्ति अपना केवल ये लक्ष्य बना ले कि पृथ्वी पे से मुझे समूल मानव जाति का विनाश करना है,
तो बौद्धिक स्तर पर भी ऐसे दृष्टिकोण का खंडन नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह था कि यदि सभी मूल्यों को एक समान मान लिया जाए तो विश्व को विनाश की ज्वाला में झोंक देने वालों का विरोध आप किस प्रकार करेंगे? आप तो यही कहेंगे कि एक विशुद्ध वैज्ञानिक की तरह उसे अपने प्रयोग या परीक्षण की छूट दी जानी चाहिए। देखिए, एक और थिंकर है आर्नल्ड ब्रेस्ट। जैसे सिद्धांत शास्त्रियों ने मूल्य निरपेक्ष राजनीति के खतरों को समझा था, उनका कहना था कि सिद्धांत शास्त्रियों को मूल्य निरपेक्ष नहीं होना चाहिए। तथ्यों पे भी ध्यान दीजिए, पर मूल्यों को भी समुचित स्थान दीजिए। वे लोकतंत्र और शांति को बहुत ज्यादा सर्वोच्च स्थान देते थे और डेविड हेल्ड ने भी देखिए युद्ध और शांति के प्रश्नों को राजनीति का केंद्रीय समस्या माना है। चाहे वो इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन ऑफ द ग्लोब हो, आर्मामेंट्स हो, या इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वेपन्स हो, सैनिकों की संख्या में वृद्धि हो, या परमाणु शस्त्रों के भंडार में वृद्धि हो, इसको लेकर भी डेविड हेल्ड ने भारी चिंता व्यक्त की थी। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत में जब शांति स्थापना के लक्ष्य की बात होती है तो कहा जाता है कि हमें सिद्धांत शास्त्री होने के नाते कुछ ऐसे मूल्यों के निर्माण में योगदान देना चाहिए जिससे विभिन्न राष्ट्रीय समुदाय गुलामी से, उत्पीड़न से और परमाणु युद्ध के खतरों से मुक्त होकर शांति और सम्मान का जीवन जी सके। प्रभुसत्ता, देशभक्ति, धर्म और राष्ट्रीयता, ये ऐसी बातें हैं जिनकी आज नई व्याख्या की जानी बहुत जरूरी है, नहीं तो विनाशकारी शक्तियां विश्व को तबाह भी कर सकती हैं। देखिए, जॉर्ज कैटलिन का इस बारे में कहना था कि एक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे पुराने इंजन को बदला जाना चाहिए, उसका मरम्मत किया जाना चाहिए, ठीक उसी प्रकार यदि हम पुराने इंजन की मरम्मत नहीं करते तो उसमें जंग लग सकता है। ठीक उसी प्रकार पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी यथासंभव समय अनुसार परिवर्तन और संशोधन या उनमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। और ये राजनीतिक विचारकों की जिम्मेवारी है कि संसार में शांति की स्थापना हो, सद्भावना हो, और इसलिए राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री को आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभानी होगी। देखिए, हम दूसरी महत्वपूर्ण बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता की। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से विकासशील देशों के उत्थान का लक्ष्य भी स्थापित किया गया है। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से विकासशील देशों के जहां तक उत्थान की बात है तो सभी सिद्धांतशास्त्रियों ने शुरू से ही कहा है कि समकालीन समाज की यदि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जाए, बहुत जरूरी है कि आज जितने भी वैश्विक स्तर पर देश हैं उनकी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। व्यक्तिवाद, उदारवाद, समाजवाद, बहुलवाद और मार्क्सवाद का प्रतिपादन करने वालों ने भी अपनी मान्यताओं के आधार पर सोशल इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण का एक मार्ग सुझाया। और देखिए, जेम्स मिल, बेंथम, थॉमस हिलग्रीन, कार्ल मार्क्स, GDH कॉल, गांधी और वेब दंपत्ति, ये दोनों वाइफ थे, सिडनी वेब और बेट्रिस वेब, इन दोनों ने आज की बहुत सारी समकालीन स्थायी समस्याओं के समाधान पर बल दिया था। देखिए, परंपरावादी लेखकों की तरह आज आधुनिक लेखक भी सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं और वो इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विद्वानों का विकासशील देशों की राजनीति की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित हुआ, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो असमानताएं हो, चाहे वो भूखमरी हो। और यहां तक कि देखिए, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने भी बेरोजगारी और असमानताओं की मार झेली है। और जहां तक एशिया की बात है, अफ्रीका की बात है या दक्षिण अमेरिका के देशों का प्रश्न है, वहां इन समस्याओं ने आज एक विस्फोटक रूप ग्रहण कर लिया है। एक और भूमिहीन गरीबों की संख्या में वृद्धि होती चली जा रही है, शहरों में बेरोजगारी की वृद्धि होती चली जा रही है, और दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी है जो आज विलासिता का जीवन भी जी रहा है। वो और बात है कि उसकी संख्या बहुत थोड़ी है। तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति या वर्ग आज अभावों से ग्रसित है, उनकी एक सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि उनका उन शक्तियों पर, उन साधनों पर कोई कंट्रोल नहीं है जो उनके तकलीफों के लिए जिम्मेवार है। चूंकि सारे महत्वपूर्ण निर्णय तो देश की राजधानी में बैठे हुए कुछ अभिजन वर्ग द्वारा लिए जाते रहे हैं। इसे एलिटिस्ट डेमोक्रेसी की थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया पॉलिटिकल साइंस में। और इसलिए आधुनिक सिद्धांत शास्त्रियों का मानना है कि एक ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाए जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में गरीबों की, जनता की सहभागिता और भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता में तीसरा महत्वपूर्ण बात आता है कि राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हमें बहुत सारे वैचारिक और विश्लेषणात्मक शब्दावलियों का ज्ञान प्राप्त होता है।
हम बहुत सारे कंसेप्ट्स को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को, उनके बारे में एनालिटिकल क्लैरिटी को जान पाते हैं। चाहे वो समानता हो, स्वतंत्रता हो, अधिकार हो, या फिर डिफरेंस बिटवीन सेक्स और जेंडर हो, या नारीवादी अधिकारों की बात हो, या फिर उपाश्रित वर्गों के अधिकारों की बात हो। तो राजनीतिक सिद्धांत में देखिए, जैसा कि मैंने कई बार जिक्र किया है कि पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम लोग बहुत सारी शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं। समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, अधिकार क्या है, इन सब थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को जानना, समझना भी बहुत ज़रूरी है। और इन सिद्धांतों को जानने के पश्चात हमारे मस्तिष्क में एक स्पष्टता बनती है, और उस स्पष्टता से हम एनालिटिकल एफिशिएंसी, एनालिटिकल स्किल्स को हासिल करते हैं। मान लीजिए कल को आपको मीडिया में जेंडर इश्यूज को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के कॉल किया जाता है, या एफर्मेटिव एक्शन को लेके, सकारात्मक कार्यवाही को लेकर किसी डिबेट में आपको बुलाया जाता है, लेकिन यदि आपको समानता का सही अर्थ ही नहीं पता, आपको न्याय की सही जानकारी ही नहीं है, तो आप अपनी बातों को सही तरीके से, तर्कसंगत तरीके से नहीं रख सकते। देखिए, राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन में हम स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता जैसी अवधारणाओं के ऐतिहासिक उत्पत्ति, इनका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इनका ओरिजिन, इनके मीनिंग को समझने में कोशिश करते हैं। और एशिया, अफ्रीका और यूरोप और दक्षिण अमेरिका के बहुत से देशों ने स्वयं को अपना लोकतंत्र बताया है, वो खुद को लोकतांत्रिक बतलाते हैं। परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या ये व्यवस्थाएं, वो सभी देश जो स्वयं को लोकतांत्रिक कहते हैं, देखिए चीन भी आज अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है, लेकिन आपको पता होगा चीन में केवल एक ही साम्यवादी दल का शासन है, और वहाँ पर मानव अधिकारों का बहुत व्यापक स्तर पर हनन हुआ है। मौलिक अधिकारों का वहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए कहने को तो बहुत से देश स्वयं को लोकतांत्रिक कहते हैं, परंतु क्या वे वास्तव में लोकतांत्रिक हैं, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। चौथी खास बात, देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से हम ऐतिहासिक और तुलनात्मक समझ को हासिल करते हैं। बहुत सारी अवधारणाओं का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, और बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरीके से कंपैरेटिव वे में, तुलनात्मक रूप से समझे, इसमें भी हमें राजनीतिक सिद्धांत बहुत मदद करता है। वो कैसे? देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का लक्ष्य ऐतिहासिक सामग्री और समकालीन समय में जो नॉलेज का डेवलपमेंट हुआ है, उसके बीच संबंधों को जोड़ना होता है। और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और वैचारिक दृष्टि से वर्तमान जो समाज है वो इतिहास के किन किन दौर से होकर गुजरा है। जब राज्य संस्था का जन्म नहीं हुआ था, जब राज्य संस्था विकसित नहीं हुई थी, तब निर्णय लेने की कौन सी संस्थाएं हुआ करती थी, राज्य संस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, यूरोप में राष्ट्र राज्यों का जन्म कैसे हुआ, और राष्ट्र राज्यों ने आज वैश्विक शक्ति का स्वरूप कब और कैसे ग्रहण किया। बहुत से देशों का जो सोसाइटी है, जो सामाजिक ढांचा है, उसमें वर्गों की, जाति की, लिंग की और रंग के आधार पर किस प्रकार का भेदभाव विद्यमान है, इसको भी समझना जरूरी है। और इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हम बहुत सारे देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक समझ भी हासिल करते हैं कि एकात्मक शासन क्या होता है, संघात्मक शासन क्या होता है, संसदीय शासन क्या होता है, ठीक इसके विपरीत अध्यक्षात्मक शासन क्या होता है। इस प्रकार की हमें तुलनात्मक समझ भी प्राप्त होती है इसके माध्यम से। देखिए, पांचवी विशेषता आती है राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता की, कि हमें राजनीतिक विचारधाराओं के माध्यम से राजनीतिक संरचनाओं को जानने की मदद मिलती है, और इसके माध्यम से हम बहुत सारे देशों के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को लेजिटिमेसी, उनको वैधता प्रदान करते हैं। देखिए, वैधता का मतलब होता है जब हम ये समझे कि ये पर्टिकुलर पार्टी या ये पर्टिकुलर सरकार को देश पर शासन करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है, और आम नागरिक सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करे, और ये समझे कि ये आम नियम हम सभी लोगों की सहमति से बने हैं। देखिए, इसे लोकप्रिय प्रभुसत्ता भी कहा जाता है पॉलिटिकल थ्योरी में। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है, और जनता अपनी प्रभुसत्ता शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, यदि भारत के संदर्भ में बात करूं, तो हर 5 वर्ष के अंतराल में अपना मैंडेट, अपना जनादेश देती है और सरकार को बनाने में सहायता देती है। खैर,
देखिए, किसी भी कानून का पालन करते समय उसकी वैधता को, उसकी लेजिटिमेसी को, उसकी लीगैलिटी को कंफर्म करना बहुत आवश्यक होता है। और इस कंफर्मेशन का कारण ये है कि राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक संस्थाओं का जिनका हम अनुमोदन कर रहे होते हैं, हम उन्हें लीगल मानते हैं, उन्हें न्याय संगत मानते हैं। और सत्ता प्राप्त करने और सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक विचारधाराओं का प्रयोग किया जाता है। देखिए, समाज में बहुत सारे वर्ग हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का, साम्यवाद, कम्युनिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, उदारवाद, गांधीवाद और रूढ़िवादिता की भी दुहाई देते हैं। और इन विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करके वो जनता का भरोसा हासिल करने की कोशिश करते हैं और इससे उनकी सत्ता को सहज रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। या यूं कहिए कि हम लोग सरकारों को वैधता प्रदान करते हैं, सरकारों को वैधीकरण हो जाता है। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं, जैसे उदारवाद, व्यक्तिवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद, संकीर्णवाद। यदि आप इन राजनीतिक अवधारणाओं की शब्दावलियों को समझ लें तो राजनीतिक सिद्धांत को समझना या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना या फिर भारतीय शासन और राजनीति को समझना बहुत सरल होगा। मैं अगली विशेषता की तरफ जाना चाहूँगा। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता की अंतिम विशेषता है राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से बहुत सारे शक्तिशाली आंदोलनों को प्रेरणा प्राप्त होती रही है। पॉलिटिकल थ्योरी बिकम्स द ग्रेटेस्ट फोर्स बिहाइंड द मैनी पॉलिटिकल मूवमेंट। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत शक्तिशाली आंदोलनों के प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं और अक्सर यह कह दिया जाता है कि सिद्धांत तो मात्र कल्पना या आदर्श की बातें हैं। किसी भी कर्मठ व्यक्ति के लिए, किसी भी कर्मशील व्यक्ति या क्रांतिकारी व्यक्ति के लिए सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं होता। देखिए, वास्तव में ऐसी बात नहीं है। लेनिन जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने भी सिद्धांतों के महत्व को बहुत अच्छे से समझा था। यदि आपको कभी भगत सिंह के बारे में पढ़ने का मौका मिले या आपकी जिज्ञासा हो तो भगत सिंह ने भी बहुत सारी राइटिंग्स लिखी हैं। जब वो जेल में थे तो उन्होंने कुछ नोट्स लिखे थे, उनको आप पढ़िएगा, उसमें उनके आपको विचारधारा के बारे में पता लगेगा। देखिए, सन 1903 में यह कह दिया गया था कि एक विकसित और प्रगतिशील सिद्धांत के मार्गदर्शन के बिना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी दल किसी भी संघर्ष का नेतृत्व नहीं कर सकता। और लेनिन ने भी बार बार इस बात को दोहराया था कि क्रांतिकारी सिद्धांतों के बिना क्रांतिकारी आंदोलन संभव नहीं है। विदाउट अ रेवोल्यूशनरी थ्योरी देयर कैन नॉट बी अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एट एनी स्टेट। और देखिए, बताना यह चाहता हूं कि राजनीतिक सिद्धांत का उस युग या उस सिद्धांत शास्त्री से कहीं ज्यादा महत्व होता है जिस युग में उस सिद्धांतकार ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत समय की सीमा से बंधा हुआ नहीं होता। आज से पहले भी उसका महत्व था, आज भी उसका महत्व है और आने वाले समय में भी उसका महत्व बना रहेगा। यही वजह है कि प्लेटो ने, अरस्तु ने, चाणक्य ने, लॉक ने, मॉन्टेस्क्यू ने, मार्क्स और एंगल्स ने और गांधी जैसे विचारकों की कृतियों में हमें बहुत सारे उनके तत्कालीन समय के महत्वपूर्ण संदर्भों का जो उन्होंने उठाया है उसको पढ़ने को मिलता है और उसका महत्व आज भी बराबर बना हुआ है। देखिए, किस प्रकार से प्लेटो ने अपने समय में एक पुस्तक लिखी थी द रिपब्लिक, और उस रिपब्लिक के माध्यम से किस तरीके से प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में न्याय की स्थापना की जा सकती है, इसको लेके प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा था। उसने एक दार्शनिक शासक का विचार दिया, उसने एक आदर्श राज्य का विचार दिया, उसने संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद के विचार दिया, उसने न्याय पर भी विचार दिया और उसके विचार उस समय में भी महत्वपूर्ण थे और आज भी कुछ दृष्टिकोणों से बहुत महत्व है। चाणक्य की अगर मैं बात करूं, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य ने अपने समय में राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया था, 7 लिम्स ऑफ स्टेट। और उस वक्त उसने इस बात पर गौर किया था कि उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। देखिए, अमूमन हम लोग अर्थशास्त्र को मतलब समझते हैं कि वो अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा, परंतु वास्तव में कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने जो पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी थी उसका मतलब था भूमि को अर्जित करना
और भूमि को संरक्षित करना, यानी उसको हासिल करना और उसको प्रोटेक्ट करना किस तरीके से किया जा सकता है, और एक राज्य या राजा स्वयं को किस प्रकार से सशक्त बना सकता है, इसको लेके कौटिल्य ने एक थ्योरी दी थी 7 लिम्ब्स ऑफ स्टेट, राज्यों के 7 अंग यानी सप्त अंग। और उसमें उसने राज्य के 7 अंगों की बात की थी, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, मित्र और कोश। ये संस्कृत की शब्दावलियां थी। देखिए, स्वामी का मतलब होता है राजा, या आपके समय में आप समझ लीजिए एक देश का शासक। जनपद का मतलब होता है, जन 2 शब्दों से मिलकर बना था जनपद, जन यानी कि जनसंख्या और पद यानी कि जन यानी कि लोग और पद यानी कि भूमिका। ये आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार यदि लॉक की बात करूं तो लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का हवाला देते हुए एक पुस्तक लिखी थी, 2 ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट, नागरिक अधिकारों पर 2 प्रस्ताव। और उसके अंतर्गत उन्होंने, जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी, और प्राकृतिक अधिकारों में उन्होंने 3 अधिकारों पर बहुत जोर दिया था, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और इन तीनों अधिकारों की वकालत करते हुए लॉक ने कहा था कि किसी भी शासक या सरकार को हमारे 3 प्राकृतिक अधिकारों को छीनने का कोई हक नहीं है। और यदि आज हमने राज्य का निर्माण किया और सरकार का निर्माण किया है, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो हमारे इन 3 प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करे। और यदि कोई भी सरकार हमारे इन 3 प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान नहीं करती, तो ऐसी सरकार के खिलाफ हमें विद्रोह करने का भी पूरा अधिकार है। देखिए, इसके पश्चात 20वीं शताब्दी में यदि हुए विकास को दृष्टिकोण में ध्यान में रखें तो विशेष रूप से बहुत सारे विद्वानों का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें आर्थर बेंटले हैं, ग्राहम वेल्स है, हैरोल्ड लॉस्की है, चार्ल्स मैरियम है, रॉबर्ट डेल है, हैरोल्ड लॉसवेल है, डेविड ईस्टन है, जी आमंड है। इन सभी विचारकों ने भी बहुत सारे विचार दिए। और चूंकि देखिए, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में विचारधाराओं का मुख्य काम वर्तमान राजनीतिक सरकारों को वैधता प्रदान करना है, और राजनीतिक विचारधाराओं के माध्यम से राजनीतिक दल या शासक वर्ग जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो अपना एक मैनिफेस्टो, अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं और बहुत सारी अपनी योजनाओं के बारे में, प्लानिंग्स के बारे में उन घोषणा पत्रों के माध्यम से अपनी विचारधाराओं के संदर्भ में बताने की कोशिश करते हैं। और उन विचारधाराओं में वो परिवर्तन की बात करते हैं, और जब जनता को लगता है कि उनकी विचारधारा का सपोर्ट किया जा सकता है, तो जनता उनको सपोर्ट भी करती है। इसलिए राजनीतिक परिवर्तनों को समझने का साधन है और उनकी स्वीकृति में बहुत सहायक भी सिद्ध होता है। संक्षेप में देखिए, राजनीतिक सिद्धांत वास्तव में राजनीति के सिद्धांतिक पक्षों को समझने का अध्ययन है, जिसमें हम बहुत सारी राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में, विचारधाराओं के बारे में, बहुत सारी संकल्पनाओं के बारे में समझते हैं, जानते हैं और स्पष्टीकरण प्राप्त करते हैं, जिसके आधार पर हम अपना एक विचार और थॉट डेवलप करते हैं।